क्या हाल चाल है? हाय एवरीवन। अंकित, मनीषा, अर्पिता, दृष्टि, क्या मैं दिख रही हूँ? क्या मैं सुन रही हूँ? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम। भट्ट। हाँ भाई, टाइम से आ जाती हूँ मैं। तुम लोगों को विश्वास ही नहीं होता। हाय अदिति, राधिका, हुमा। हाय रिजवी, उज़मा, सिमरन, जय श्री कृष्णा, सिमरन, खुशबू, हिरण्या, स्वप्नील। प्रणाम बेटा, प्रणाम। देखो जरा यूट्यूब पे शायद हम लोग लाइव नहीं है। रुक जाओ अभी। एक मिनट, टीम चेक कर रही है। तब तक अपन बातें मार लेते हैं। क्या हाल चाल है तुम लोगों के? कैसे हो भाई? ये चैप्टर वेंसडे तक जाएगा आराम से। देख लिया मैंने, वेंसडे तक जाएगा ये। और हमारा जो ह्यूमंस वाला वो है, मेंडेलियन जेनेटिक्स, वो मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 7 बजे। मंडे को 7 बजे, ट्यूसडे को 7 बजे, वेंसडे को 7 बजे। क्या हुआ? कोई नहीं, चेक करो, चेक। कोई बात नहीं, कर लो आराम से। चल रही होगी, पता नहीं चल रहा होगा। चल तो रहे हैं हम लोग। और बताओ, क्या हाल चाल है तुम लोगों के? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं टाइम पे आना शुरू करूंगी। तुम लोगों को विश्वास नहीं होता। मैं तुम लोगों को कहती रहती हूँ, तुम लोगों को मेरी बातों पे विश्वास नहीं है। बताओ। और बताओ। तबीयत ठीक है, मेरी तबीयत ठीक है। जेनेटिक्स कॉन्टिन्यूस पढ़ाऊँ? पढ़ाती हूँ बेटे, पढ़ाती हूँ, देखते हैं। पढ़ना क्यों नहीं पढ़ना? हार्मोन्स का वर्किंग मैकेनिज्म बिल्कुल पढ़ना है। 7 से 8:30 रहेगी बेटा, जो मॉर्निंग वाली क्लास रहेगी ना आप वाली, तुम्हारी 7 से 8:30 रहेगी। आज मेरा ज़्यादा बातें करने का मूड नहीं है, पढ़ाने का ज़्यादा मूड है, क्योंकि चैप्टर ख़त्म नहीं हो रहा हमारा, है ना। आज सैटरडे हो गया। अपने को हफ्ता हो गया चैप्टर करे को। हालांकि मैं बीच में 3 दिन नहीं क्लास ले पाई थी, बट फिर भी यार, कोई टाइम लिमिट भी है। नवंबर तक अपने को सिलेबस भी निपटाना है, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आज बिना बकवास के पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा करेंगे, बकवास थोड़ी कम करेंगे। और जेनेटिक्स भी ख़त्म करनी है, बहुत हो गया यार जेनेटिक्स। ठीक है, देखो अभी तुम लोगों को मेंडेलियन जेनेटिक्स में सेकंड लॉ पढ़ना है, सेकंड लॉ पढ़ना है, और उसका एक्सेप्शन पढ़ना है। फिर उसके बाद मॉर्गन मुर्गन पे जाना है। मतलब पढ़ा है यार, अभी चैप्टर पढ़ा है, करना पड़ेगा अपने को। आ जाओ। मैम, इसकी समरी में दिया है कि हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। चेक कर लूंगी बट में। चलो यार, शुरू करते हैं। भाई पढ़ाई भी कोई चीज़ है? बातें बातें थोड़ी भी करते रहेंगे। थोड़ी फुर्सत भी। हम्म, हाँ। ये क्या हो गया? टीम ने मुझे स्लाइड्स देना जरूरी नहीं समझा। एक मिनट, मैं पूछ लेती हूँ क्या हो रहा है। ये वाई माई ब्लर? अभी सही है ना? ब्लर तो नहीं हो? चलो, ब्लैंक स्लाइड्स पे बर नहीं, ब्लर। कोई बात नहीं, ब्लर अब तो ठीक हो गया होगा। अब तो ठीक हो गया होगा। चल। चल थोड़ा पढ़ लें यार, आजा सुन। मेरी बात सुन। थायराइड ग्लैंड में अपने को क्या क्या बचा है? थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस बचे हैं, थायराइड हार्मोन के फंक्शन बचे हुए हैं। थायराइड हार्मोन के फंक्शंस बचे हुए हैं। डिजीज तो अपन ने कर ली थी। कौन कौन सी डिजीज कर ली थी, याद है तुम लोगों को? एक तो अपन ने गोइटर कर लिया था कि भैया थायराइड कम हो गया, ये सूज गया हमारा थायराइड ग्लैंड, सॉरी, आयोडीन कम हो गया, थायराइड ग्लैंड सूज गया, गोइटर हो गया, है ना। तो आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है। थायराइड को लगता है कि यार मैं अगर थोड़ा बड़ा हो जाऊँ तो शायद मैं ज़्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब कर सकूँ ब्लड से, तो बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है।
क्वाइटर हो गया था, क्रेटिनिज्म हो गया था। अगर प्रेग्नेंट औरत के अंदर थायराइड कम है तो उसका बच्चा मंदबुद्धि पैदा होगा, है ना। वैसे ग्रोथ भी कम रहेगी, मस्कुलर ग्रोथ, क्योंकि मस्कुलर और न्यूरल ग्रोथ के लिए चाहिए, तो मस्कुलर ग्रोथ कम रहेगी तो बच्चा वैसे स्टंटेड ग्रोथ का पैदा होगा, और न्यूरल ग्रोथ दिमाग नहीं डेवलप होएगा, मेंटली रिटार्डेड पैदा होगा, और डेफ म्यूट पैदा होएगा, ठीक है, बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। देन अपन ने बात की थी कि अगर एक एडल्ट औरत में वैसे कम हो जाए थायराइड तो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी दिक्कत आने लगती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलरली नहीं चल पाता। ये 3 बातें हो गई थी, ये 3 बातें हो गई थी, बोलो जल्दी बोलो, 3 बातें हो गई थी अपनी। अब अपन ने हाइपर थायरॉइडिज्म नहीं पढ़ा कि अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, वो अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले थायराइड हार्मोन के फंक्शंस पढ़ लेते हैं। 4 फंक्शंस एनसीईआरटी में बताए हुए हैं, 4 फंक्शंस इन एनसीईआरटी, ठीक है। पहला फंक्शन जो बोला हुआ है कि इट अफेक्ट्स द बीएमआर, इंक्रीजेस द बीएमआर ऑफ द बॉडी, इंक्रीजेस द बीएमआर। अब पहली बात तो मेरे को ये नहीं पता कि बीएमआर क्या है, और बीएमआर बढ़ने का मतलब क्या है मेरे को ये नहीं पता। बीएमआर का फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट, विच सिंपली मीन्स rate of consumption of oxygen by the body, rate of consumption of oxygen by body to make ATP। अब ऑक्सीजन का क्या करेगी बॉडी, अचार तो डालेगी नहीं, एटीपी बनाएगी। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन टू मेक एटीपी, एटीपी बनाएगी बॉडी, ठीक है। एट बेसल कंडीशंस, बेसल कंडीशंस में, बेसल कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन जो हम मानते हैं जिसमें हम सारी चीजें नापते हैं। बेसल कंडीशन क्या होती है बॉडी की, जब बॉडी रेस्ट पे होती है, रेस्ट, एट रेस्ट एंड फास्टिंग, एट रेस्ट एंड फास्टिंग, ये बेसल कंडीशन है हमारी बॉडी की। जब हम जागे होते हैं, रेस्ट हैं, दौड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, और फास्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बेसल कंडीशन है या स्टैंडर्ड कंडीशन है हमारी बॉडी की। ऐसी कंडीशन में जो थायराइड हार्मोन है हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेने का लेवल बढ़ा देता है, वो ऑक्सीजन से हम एटीपी बनाते हैं। बेसिकली थायराइड हार्मोन ऑक्सीजन की प्रोडक्शन इंक्रीज, सॉरी एटीपी की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है। इससे क्या मीनिंग समझ में आया मुझे, क्या मुझे ये मीनिंग समझ में आया, थायराइड हार्मोन्स basically hormones basically increase ATP production in the body। ये बात मुझे समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये बात मुझे समझ में आई कि नहीं आई। एनसीईआरटी की लैंग्वेज देख लेते हैं। बट रेगुलेशन ऑफ बीएमआर, ठीक है, इंक्रीज की जगह एक्चुअली बढ़ाता ही है, बीएमआर बढ़ाता ही है बॉडी का, ये मैं ठीक लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी में इंक्रीज की जगह रेगुलेट्स लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, तुम रेगुलेट्स लिख लो, तुम रेगुलेट्स लिख लो, बात समझ में आई। बेसिकली ये आपकी बॉडी में एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ाता है, तो एटीपी के प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन का यूजेज भी बढ़ेगा। इस ऑक्सीजन के यूज को बढ़ना ही बीएमआर के बढ़ने को बोलते हैं। बीएमआर का बढ़ना मतलब नॉर्मल कंडीशन में, बेसल कंडीशन में बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन यूज करने लग गई है। क्यों ज़्यादा यूज करने लगी है, एटीपी ज़्यादा बनने लग गया है बॉडी में। इतनी बात समझ में आई है। एक पॉइंट क्लियर हो गया, दैट इट रेगुलेट्स योर बीएमआर, इट इंक्रीजेज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट, हाँ कि ना, ये लर्न करना है। बीएमआर का देवता हमारा थायराइड ग्लैंड है, बोलो। थोड़ी फुर्सत भी अश्लील गाना गा रही हूँ मैं क्लास में, अश्लील तो नहीं बट फिर भी क्लास लायक नहीं है। जल्दी लिख दो यस यार, मैंने आगे भी जाना है। तुम्हें क्या लग रहा है आई गॉट ऑल डे फॉर दिस? हाँ मानसी, आई कैन सी योर मैसेजेस बेटे। पहला पॉइंट ये, अब ये एटीपी बेसिकली एटीपी बना रही है, एटीपी बढ़ रही है, तो एटीपी के लिए बेसिकली फ्यूल भी चाहिए। एटीपी कैसे बनता है? सेकंड बात,
एटीपी कैसे बनता है बेसिकली, ग्लूकोज जनरली ऑक्सीजन को यूज करके एटीपी बना लेता है, ठीक है। लेकिन ये थायराइड हार्मोन जो है ये कहता है सिर्फ ग्लूकोज ही क्यों, बाकियों से भी एटीपी बनाओ, पेल दो सबको, ठीक है। हमारी बॉडी में 3 सोर्सेज हैं जिनसे एटीपी बन सकता है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो नॉर्मल में हमारा एटीपी बनाने का सोर्स है, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट बेसिकली, एंड प्रोटीन्स। तो बेसिकली फैट को ये कहता है फैट को टूटो तोड़ो और इसका भी एटीपी बना दो। फैट का कैटाबोलिज्म कर देता है, कैटाबोलिज्म कर देता है थायराइड हार्मोन। अब देखो कैटाबोलिज्म जिन बच्चों को नहीं पता, कोई बात नहीं बच्चों, मैं बताती हूँ। एक टर्म है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का सिंपली मीनिंग है केमिकल रिएक्शन इन अ सेल, केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग बॉडी। मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बोल के मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। कुछ नहीं, केमिकल रिएक्शंस जो चल रहे हैं बॉडी के अंदर वो 2 प्रकार के होते हैं। कैटाबोलिज्म जिसमें हम काट देंगे, कैटाबोलिज्म को हमने याद रखना है काटने से, काटना, ठीक है। जिसमें एक बड़ी चीज को काट के हम छोटी छोटी चीजों में डिवाइड कर देंगे, जैसे कि फैट को अगर मैं कैटाबोलाइज कर दूं, अगर मैं फैट को कैटाबोलाइज कर दूं तो बेसिकली फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिलेगा मेरे को, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिलेगा मेरे को। ये मैं सीखूंगी मेरे बायोमोलिक्यूल में कि भैया फैट्स जो होते हैं, फैट्स जो होते हैं बेसिकली फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल को मिला के होते हैं। तो एक बड़ी चीज को तोड़ के तुमने छोटी चीजें बना दी। कैटाबोलिज्म मतलब काटना। मेटाबॉलिज्म का दूसरा प्रकार होता है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म उसका उल्टा है जोड़ना। एनाबोलिज्म इज जैसे कि कोई छोटी छोटी चीज़ों से मिला के आपने कोई बड़ी चीज़ बना दी, जैसे कि अमाइनो एसिड्स से मिला के आप प्रोटीन बना लेते हो कोई अमाइनो एसिड को जोड़ के। ठीक है, नाउ फैट का कैटाबोलिज्म बढ़ाता है, कहता है बेटा तुम एटीपी बनाओ, चलो टूटो और एटीपी बनाओ। इवन कार्बोहाइड्रेट्स का भी कैटाबोलिज्म बढ़ा देता है, कहता है तुम भी एटीपी बनाओ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो थायराइड हार्मोन है वो मसल्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मस्कुलर सिस्टम की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बताया था, न्यूरल सिस्टम की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो यार प्रोटीन्स नहीं तोड़ सकता ये, क्योंकि प्रोटीन्स मसल बनाने के लिए चाहिए होता है। तो प्रोटीन्स का बेसिकली एनाबोलिज्म बढ़ा देता है ये। प्रोटीन से नहीं ये एटीपी बनाएगा, प्रोटीन को कहेगा भाई प्रोटीन हमारी बॉडी में ज़्यादा चाहिए क्योंकि मसल्स डेवलप करनी है मुझे, ठीक है। तो प्रोटीन्स का एनाबोलिज्म कर देता है, बाकी इन दोनों का कैटाबोलिज्म कर देता है। लेकिन एनसीईआरटी में एक ही लाइन दी है, इट बेसिकली अफेक्ट्स द मेटाबोलिज्म ऑफ दीज 3। एनसीईआरटी में जो लाइन दी हुई है वो बोल रहा है कि इनका मेटाबोलिज्म इफेक्ट होता है। अब मेटाबोलिज्म किसका क्या इफेक्ट होता है वो नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में सिर्फ ये दिया हुआ है अफेक्ट्स मेटाबोलिज्म ऑफ दीज 3। इन तीनों का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। मेटाबॉलिज्म कैसे इफेक्ट होता है ये नहीं एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो अपने को ये बात पता होनी चाहिए। थोड़ी फुर्सत भी मेरी चाक भी बाहों को दीजिए। समझ में आया? समझ में आया तो लिखो जरा, लिखो समझ में आ गया मैम बोलो। मैम आप बहुत बढ़िया पढ़ाती हो, समझ में आ गया, ये लिख देंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। किस किस को ये बात समझ में आई है जल्दी बोलेंगे। मेरी चाक भी बच्चे लिख भी रहे हैं चैट सेक्शन में बिल्कुल वही लिख रहे हैं जो मैंने बोला था तुम लोग बढ़िया समझ में। थायराइड का तीसरा फंक्शन जो लिखा हुआ है, थायराइड का फंक्शन, थायराइड क्या करता है जाके रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। थायराइड हार्मोन्स
हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन। तो अगर किसी की बॉडी में थायराइड कम हो जाता है ना तो उसको एनीमिया हो जाता है बंदे को। किसी बंदे की बॉडी में थायराइड कम होता है तो उसको एनीमिया हो जाता है। तो बच के रहना, थायराइड अपना सही रखना है। ऐसे मसाज किया करो अपने थायराइड की मसाज नहीं करना। कोई वो होता है, कौन सी प्राणायाम होता है वो, ऐसे एक प्राणायाम होता है ऐसे करके एक प्राणायाम होता है, वो बेसिकली थायराइड की एक्टिवेशन के लिए होता है। भूल गई उसका नाम। बड़ा सा डरावना और फनी लगता है करने में, बट मेरे पापा का थायराइड ठीक हो गया था उससे। उनको हाइपर थायराइडिज्म था, ज़्यादा थायराइड प्रोड्यूस हो रहा था। योगा का नाम भूल गई, क्या है पता नहीं। थायराइड हार्मोन्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चौथा पॉइंट जो बहुत ही बकवास पॉइंट है, जिसका मुझे रीजन नहीं पता, इट अफेक्ट्स वाटर एंड आयन बैलेंस ऑफ द बॉडी। इसका मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे सकती हूँ। ये 4 याद करने हैं फंक्शंस, मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे सकती हूँ। मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कैसे थायराइड उसको अफेक्ट करता है। जैसे कि कम थायराइड हो जाए तो बॉडी ना वाटर रिटेन करने लगती है। हाइपोथायरॉयडिज्म थायरॉयडिज्म लीड्स टू ओडीमा ऑफ द बॉडी। ओडीमा मतलब वाटर रिटेंशन। जब हमारी बॉडी सूज नहीं जाती, वाटर रिटेंशन तुमने देखा होगा, फूल जाती है बॉडी। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का एक एग्जांपल याद है, जिसमें औरतों को मेंस्ट्रुअल साइकिल हिल जाता है। उस बीमारी को ना मिक्सोडीमा मिक्सोडीमा मैंने बोला था ना, मिक्सोडीमा बोलते हैं। और मैंने कहा था एनसीईआरटी में टर्म नहीं है। जब वो फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल हिल जाता है तो मैंने कहा था कि यार मिक्सोडीमा होता है, लेकिन वो टर्म नहीं है एनसीईआरटी में। तो मिक्सोडीमा में ना औरत के पैर ऐसे सूज जाते हैं, ऐसे जैसे एलिफेंटाइटिस हो गया ना। वो तो एलिफेंटाइटिस तो बड़ा बहुत ही एक्सट्रीम केस हो गया। इसमें क्या हल्की ऐसे सूजन आ जाती है पैरों में, वाटर रिटेन करने लगती है बॉडी। मुझे नहीं पता क्यों रिटेन करते हैं। नॉट ओडीमा, इट्स इडीमा। अरे नहीं रे, स्पेलिंग चेक कर। अरे नहीं रे, अनुलोम विलोम नहीं कहते त्रिमन इसको, ना ही कपाल भाती कहते हैं विकास इसको। सूर्य नमस्कार कुछ भी बोल दे रहा है चमन तू यार, कुछ भी बोल दे रहे हो यार। आपकी आवाज नहीं आ रही, किसको आवाज नहीं आ रही मेरी? चुप रहो, पढ़ाने पढ़ाने नहीं देते तुम मेरे को, ऐसी बातें बोलते रहते हो आवाज नहीं आ रही। ओडीमा जो होता है बॉडी किसी पोर्शन में हो सकता है, पर मिक्सोडीमा में पैर सूजते हैं। तो बेसिकली वाटर वाटर एंड आयन बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो ये 4 फंक्शन याद हो जाएंगे, 4 फंक्शन याद हो जाएंगे तुमको। एक तो बीएमआर रेगुलेट करता है, देन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट करता है, देन तीसरा आरबीसी फॉर्मेशन कराता है, चौथा वाटर एंड आयनिक बैलेंस रेगुलेट करता है। ये हो जाएंगे 4 फंक्शन। बोलो मिक्सोडीमा किसको होता है? जिसमें फीमेल्स में जिनमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है किसी भी रीजन से। हाँ, उज्जई, उज्जई बोलते हैं इसको। सिर्फ एक बच्चे ने सही बोला है, लूना। उज्जई प्राणायाम बोलते हैं उसको। हाँ, अच्छा यहाँ पे ये वाटर रिटेंशन लिखा है, वाटर रिटेंशन लिखा है। ठीक है, तो ये 4 फंक्शन मेरे हो जाने चाहिए थायराइड हार्मोन के। 5वां फंक्शन बिल्कुल ही अनरिलेटेड है, मैं तुम्हें बताती हूँ। चलो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, बहुत बढ़िया। 5वां फंक्शन रिलेटेड है सी सेल्स से। मैंने तुम्हें बताया था कल, अगर तुम्हें थायराइड ग्लैंड की फोटो याद हो जो मैंने सीने से तो नहीं चिपकाई थी, बट तुम लोगों को याद कराई थी। ठीक है, क्या मेरे दिमाग में गाने चलते रहते हैं, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। यहाँ पे तो फॉलिकल्स थी, ऐसे 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 फॉलिकल्स थी, बीच में इस्थमस था, है ना। आई लिख देती हूँ यहाँ पे, इस्थमस था। चलो आई से तुम समझ जाना बच्चों, इस्थमस की ओर इशारा है ना। अब उसके बीच में यहाँ तो फॉलिकल्स थी, फॉलिकल्स तो ये थायराइड हार्मोन्स रिलीज करती हैं। बीच में यहाँ पे सी सेल्स होते हैं, सी सेल्स बीच में बताया था मैंने, सी सेल्स होते हैं।
सी सेल्स रिलीज अ हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन, या सिर्फ कैल्सिटोनिन भी कहते हैं इसे, सिर्फ कैल्सिटोनिन भी कहते हैं। ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बीएमआर से कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिकली बॉडी में रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम पैराथायरॉयड के साथ पढ़ेंगे इसको। अभी के लिए इसमें एक पिन लगा दो बेटे, एक पिन लगा दो ऐसे कि ये पिन लगा दो यहाँ पे। पिन लगाने का मतलब होता है कि 1 मिनट के लिए बात छोड़ दो, ये बात हम दोबारा आ जाएंगे इस पे, इस बात पे हम दोबारा आ जाएंगे। आरबीसी की फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करता है? मोबिन वहां जाता है, आरबीसी की पीठ थपथपाता है और कहता है कि चलो अब मैच्योर हो जाओ, ये बच्चे बने रहने का समय नहीं है, बॉडी को तुम्हारी जरूरत है। मुझे क्या पता मोबिन कैसे मैच्योर कराता है, जाके हेल्प करता है, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बिना थायराइड के आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाता और हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, तो एनीमिया हो जाता है बंदे को। जैसे कुछ वो चाहिए होते हैं, वाइटामिन चाहिए होते हैं, विटामिन B9, विटामिन B12 चाहिए होते हैं आरबीसी मैच्योरेशन के लिए, वैसे थायराइड हार्मोन भी चाहिए। ठीक है, हो गया ये वाली बात। सुमित, अरे यार नॉर्मल थायराइड हार्मोन चाहिए तेरे को मेंस्ट्रुअल साइकिल सही चलाने के लिए अपना। बेटे आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाएंगे अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन सही नहीं होंगे तो। कम या ज्यादा दोनों में से कुछ नहीं होना चाहिए, नॉर्मल थायराइड हार्मोन होना चाहिए आपकी बॉडी में। इसमें एक पिन लगाओ बेटा। अभी सी सेल्स पे वापस चलेंगे। सी सेल्स बिल्कुल ही अलग है, देख क्या सी सेल पहले समझा दूं, सी सेल पहले समझा दूं, रुक जाओ। सी सेल पे पिन लगा लो, सी सेल पे पिन लगा लो। ये मैं तुम्हें समझा देती हूँ पहले। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म एक्सेस प्रोडक्शन, उसके कई रीजन हो सकते हैं। रीजन 1, नोड्यूल या ट्यूमर हो गया अगर आपके क्या लिखा हुआ एनसीईआरटी में, बढ़िया सी लैंग्वेज लिखवाती हूँ तुम लोगों को अभी। नोड्यूल इन थायराइड ग्लैंड, अगर आपके थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल बन जाए, नोड्यूल पता है क्या होती है? जैसे ट्यूमर होता है ना, वैसे नोड्यूल होती है। मान लो ये थायराइड ग्लैंड है, अब यार फालतू में यहाँ पे ऐसे नोड्यूल्स बन जाए, एक्स्ट्रा थायराइड ग्लैंड ऐसे फालतू में, तो नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज हो गई है, तो नोड्यूल्स बनना है, ऐसे कुछ भी बन जा रहा है, ऐसे जैसे ट्यूमर बनता है फालतू में, सेल्स अनरेगुलेटेड ग्रोथ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नोड्यूल्स बन गई। तो यार ये एक्सेस थायराइड हार्मोन ही प्रोड्यूस करेंगी और बॉडी पे असर तो नहीं अच्छा होगा। एक्सेस थायराइड हार्मोन से तुम सोचो क्या होएगा। कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी जल्दी एटीपी बना देगा पूरा बॉडी, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, फैट का ब्रेक डाउन करता है, बंदा बिल्कुल पतला हो जाता है जब भी एक्सेस हाइपरथायरॉयडिज्म, जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। जैसे मेरे डैडी का वेट लॉस हो गया था बहुत बुरी तरीके से, बिल्कुल पतले हो गए थे, वो कमजोर हो गए थे, क्योंकि फैट का ब्रेक डाउन, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन। देन ये क्या करते हैं, तो बंदा क्या होगा, मान लो फीचर्स अगर आपको लिखने हैं तो, वैसे एनसीईआरटी में है नहीं बट आपको पता होना चाहिए। लॉस ऑफ वेट, एकदम से वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। देन दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, ये ना क्या करते हैं, एड्रिनलिन के फंक्शन को इन्हांस करता है थायराइड हार्मोन। एड्रिनलिन बॉडी पे एक्ट करता है, एड्रिनलिन के रिसेप्टर्स होते हैं बीटा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स करके कुछ नाम होता है, तो वो बीटा रिसेप्टर्स की संख्या बढ़ाता है थायराइड हार्मोन। तो एड्रिनलिन बॉडी पे ज्यादा एक्ट करने लगता है, मतलब जितना भी एड्रिनलिन रिलीज हो रहा है एड्रिनल ग्लैंड से वो तो हो रहा है, लेकिन उनका एक्शन बढ़ जाता है क्योंकि उनके रिसेप्टर्स को बढ़ा देता है ये थायराइड। इंक्रीजेस एक्सेस थायराइड, लिखवाऊं कि ना लिखवाऊं? छोड़ो, मत लिखो मत लिखो, क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं, एनसीईआरटी में है नहीं, तुम इतना जान लो बहुत है। मैं वैसे ओरली बता देती हूँ तुम लोगों को। ये एड्रिनलिन का फंक्शन इंक्रीज कर देता है। अब एड्रिनलिन क्या होता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, ठीक है। एड्रिनलिन हमारा हार्ट तेज पंप कराने लगता है, तो बंदे की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बंदा रेस्ट में नहीं आ पाता, कॉन्टिन्यूसली ऐसे सिंपैथेटिक स्टेट में रहता है। सिंपैथेटिक स्टेट क्या होती है, फाइट एंड फ्लाइट स्टेट, रिलैक्स नहीं कर पाता, वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है। अब एक स्पेशल केस हाइपरथायरॉयडिज्म का मैं तुम्हें बताती हूँ, स्पेशल केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म।
देयर इज अ स्पेशल केस ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म, जिसको हम कहते हैं थायरॉयडिज्म, जिसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज, इसका एक और नाम है एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर। तो गॉइटर और एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर में कंफ्यूज नहीं होना। गॉइटर भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक्सोप्थैल्मिक भी दिया हुआ है। कोई नालायक बच्चा अगर कोई नीट में गलत करके आया ये बात, तो बेटा तुम पिटाई खाओगे बहुत ज्यादा। खुद ही बता देना आके मैम मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया, खुद ही आ जाना पिटाई खाने। एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर भी इसको कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ये नीट का क्वेश्चन है, PYQ है। ऑटो इम्यून डिजीज है। अब इसमें होता क्या है, इसको एक्सोपथैल्मिक गॉइटर क्यों कहते हैं मैं तुम लोगों को बताती हूँ। नोट करो पहले इसको। हाँ, थोड़ी फुर्सत भी मेरे जा कभी बाहों को दीजिए। अगली तो लाइन गाने से ही शर्म आ जा रही है मुझे, गाया नहीं जा रहा। क्लास में ऐसी बातें बोलेंगे अब हम। ये दिन आ गए बेटा, नोट हो जाए तो बताना। एस में क्या होता है बता रही हूँ हिरण्या। एस में क्या होता है पहले नोट करो बेटे। सेम ही है बेटा, पूर्वी सेम ही चीज है। कौन सा गा दूं? चाहत कसम नहीं, ये कौन सा गाना है भाई? भट्ट। आ रही है यार, यूट्यूब पे चलनी चाहिए क्लास में, पूछ लेती हूँ टीम से यार। क्लासेस हमारी चल रही है यूट्यूब पे सही, बढ़िया चल रही है। तू तो शेयर की वीडियो देख रहा है यार। हम्म हम्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। अमरीश 4 बार रिपीट कर चुकी हूँ थर्ड और फोर्थ पॉइंट। नलैक। सुनो अभी, इसमें क्या होता है देखो, ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। ऑटो इम्यून क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नीट में आता है ये। जो बच्चा नहीं पढ़ता उसको दिक्कत आती है नीट में फिर बहुत ज़्यादा। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड इम्यूनिटी, इज लाइक अ आर्मी टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। डिजीजेस से बचाने के लिए एक आर्मी होती है आपकी बॉडी, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। इस आर्मी में बड़े सारे सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, जैसे टी लिम्फोसाइट सोल्जर्स होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। अभी तो मैं गिने चिने सोल्जर्स का नाम बता रही हूँ। बी लिम्फोसाइट्स सोल्जर्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि खुद नहीं जाते लड़ने, ऐसे शस्त्र फेंकते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। जैसे हमने देखा नहीं महाभारत वगैरह में कि बड़े बड़े शस्त्र फेंके जा रहे हैं, ठीक है। फूक फूक के तीर, फूक फूक के फेंके जा रहे हैं कि मार दो अगले वाले बंदे को। एक तीर का 50 बन जा रहा है तीर, है ना, उसको शस्त्र अस्त्र फेंक दे रहे हैं। तो वैसे ही बी लिम्फोसाइट्स अटैक करने के लिए खुद नहीं जाता, दे प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एंटीबॉडीज टू अटैक द बैक्टीरिया। बेसिकली काम कैसे करते हैं वो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे। एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज जाके दे बेसिकली अटैक बैक्टीरिया, या पैथोजन बोल सकती हूँ मैं, पैथोजन। लेकिन कभी कभी इनमें से कुछ एंटीबॉडीज बीमार हो जाती हैं। समटाइम्स क्रेजी एंटीबॉडीज आर
प्रोड्यूस्ड। ये बैक्टीरिया को मारने की जगह अपनी ही बॉडी के सेल्स पे अटैक कर देती हैं। अटैक ऑन बॉडी सेल्स। पागल कहीं की बदतमीज, इसी दिन के लिए बड़ा किया था तुझे, नालायक कुल्टा कुलच्छनी, मर जा डूब के। अटैक ऑन बॉडीज सेल्स, अटैक ऑन बॉडी सेल्स, डैमेज बॉडी। इस डैमेज से बीमारियां जो होती हैं उनको हम बोलते हैं ऑटो। खुद के ही इम्यून सिस्टम ने मार डाला, अल्लाह मार डाला। ऑटो मीन स्वयं कि इम्यून सिस्टम ने मार डाला, हाँ मार डाला। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, हरा रंग डाला, हमें मार डाला, हमें मार डाला, मार डाला। नोट करो इसको जल्दी। समझ में आया? किस किस को ये समझ में आया कि ऑटो इम्यून क्या होता है बेटे? किस किस को ये समझ में आया कि ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है? एक बार एक क्वेश्चन आया था, कैन वी गिव साइक्लोस्पोरिन ए? साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो टी लिम्फोसाइट्स को सप्रेस करता है, और साइक्लोस्पोरिन ए हम तब यूज करते हैं बट जब हम कोई एक्सटर्नल कोई हम जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी और की किडनी बॉडी में डाल दी, तो बॉडी हमारा इम्यून सिस्टम उस किडनी को भी रिजेक्ट करता है कि मेरी किडनी नहीं है, किसी और बॉडी की किडनी है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन के लिए हम रोकने के लिए हम साइक्लोस्पोरिन ए नाम की मेडिसिन देते हैं, जो कि नीट का क्वेश्चन है। बट ऑटो इम्यून में आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि बी लिम्फोसाइट को कुछ नहीं करता साइक्लोस्पोरिन है। देखो यहाँ बच्चे गानों की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि मैडम ये चैप्टर पढ़ा दो। चैप्टरों की रिक्वेस्ट नहीं है तुम्हारी, गानों की रिक्वेस्ट है। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। इसी दिन के लिए बैच बनाया था मैंने, रीस्टार्ट बैच। गानों की फरमाइशें चलेंगी यहाँ पे। मुजरा भी चला दे बेटे साथ में। चलो आ जाओ। सुनो, तो ऐसी ना बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज होती है। नीट का पीवाई क्यों था एक बार, नीट का पीवाई क्यों था एक बार, विच इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, ऐसे क्वेश्चन था। तो बेसिकली आपको ऑटो इम्यून डिजीज की एक लिस्ट पता होनी चाहिए जो एनसीईआरटी में दी है, और थोड़ी सी एनसीईआरटी से बाहर 2-3 कुछ आपको डिजीज पता होनी चाहिए, जो कि हम लिस्ट बनाएंगे क्लास में जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का वो करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे। तो ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है बेटे, ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, 2 चीजें होती हैं। ये दुष्ट एंटीबॉडीज 2 प्रकार से बॉडी का नुकसान करती हैं। स्टेप वन तो नहीं कहूंगी बट चलो, फर्स्ट पॉइंट, antibodies start to attack muscles and tissue around the eyes. Antibodies attack muscles and tissues around eyes के अराउंड टिश्यू को डैमेज करने लगती है। ठीक है, तो क्या होता है इससे, क्या होता है इससे, क्या होता है हमारी उस बंदे की आईज ऐसे बाहर को निकलने को आती हैं, ऐसे आईज स्टार्ट टू प्रोट्रूड या बल्ज, बाहर को निकलने को आती हैं ऐसे। इसीलिए दैट इज वाई डिजीज का नाम है एक्सोपथैल्मिक गॉइटर। एक्सो मतलब बाहर, पथैल्मिया मतलब आई। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्सोपथैल्मोस। इस कंडीशन को एक्सोपथैल्मोस बोलते हैं और इसलिए इसको एक्सोपथैल्मिक गॉइटर बोलते हैं। ठीक है,
मैं ये एक्सोप्थैल्मोस छोड़ रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं टर्म। एक्सोप्थैल्मिक बोलते हैं इसको, गोइटर इसलिए बोलते हैं, गोइटर इसमें बोलते हैं क्योंकि समहाउ इसमें भी हमारा थायराइड ग्लैंड सूज जाता है, थायराइड ग्लैंड इसमें भी इनलार्ज हो जाता है, थायराइड ग्लैंड गेट्स इनलार्ज्ड इसमें भी। लेकिन नॉर्मल गोइटर अलग है, वो आयोडीन की कमी से है। एक्सोप्थैल्मिक गोइटर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, ठीक है, पहला काम तो ये करती हैं, कहती हैं अब आगे मजे। दूसरा काम करती है, हमने कह रही है थायराइड हार्मोन तो हमने बढ़ाए ही नहीं बॉडी में, थायराइड हार्मोन तो हमने बढ़ाए नहीं। देखो थायराइड हार्मोन कैसे बनते हैं बेटा, TSH रिलीज होता है पिट्यूटरी से। ये TSH बेसिकली एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल पे, यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं TSH रिसेप्टर्स, है ना, ये TSH रिसेप्टर्स, TSH इनके ऊपर एक्ट करता है, इनके ऊपर लगता है और यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होते हैं ऐसे करके T3 T4। T3 T4 जब ज़्यादा होने लगते हैं बॉडी में तो वो जाके नेगेटिव फीडबैक देते हैं TSH को, वो कहते हैं चुप हो जा बुढ़िया, बकवास मत कर, TSH को चुप करा देते हैं। इसको नेगेटिव फीड, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है कि जो चीज़ बनी उसने अपने जाके पेरेंट के ही चुप करा दिया उसको कि यार, मतलब ये बेसिकली बॉडी का तरीका होता है चीज़ें होम्योस्टैसिस में मेंटेन करने का, कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ज़रूरत से ज़्यादा होने लगती है अपना ही जाके नेगेटिव फीडबैक देती है TSH को। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रेव्स डिसीज में कहते हैं ओ नो, ऐसा नहीं होने देंगे हम। कुछ ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं नालायक, थोड़ा और अच्छी बना सकते हैं, वी कैन डू बेटर देन दिस बेटे। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, हरा रंग डाला हमें मार डाला। ये कमीनी एंटीबॉडीज यहाँ कुछ प्रोड्यूस होती हैं, एंटीबॉडीज दैट मिमिक TSH, ये TSH जैसी दिखती हैं, मिमिक मतलब कॉपी करती हैं। ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जो TSH को कॉपी करती है। मतलब इतनी कितनी तुम अपनी, मतलब इतना हरामीपन दिखाओगे यार तुम लाइफ में, मतलब थोड़ा कंट्रोल रखो यार। इतनी तुम, ठीक है तुम ऑटो इम्यून हो, ठीक है अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे, पर इतना नुकसान कि अच्छी एक मॉलिक्यूल की कॉपी करने लग गए तुम। तो यहाँ से जाके जैसे नेगेटिव फीडबैक देते कि अब हमें और TSH नहीं चाहिए, TSH कहता है ठीक है मैं नहीं बन रहा, ठीक है, पिट्यूटरी चुप हो जाता है, लेकिन कहते हम तो बन रहे हैं, हम आके चिपक जाते हैं, ये जाके चिपकने लग जाती है, ये TSH की जगह TSH रिसेप्टर्स पे चिपक जाती है और ये फिर T3 T4 प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। T3 T4 पागल हो जा रहा है, कह रहा पागल हो गया यार, नेगेटिव रुक जा, स्टॉप इट स्टॉप इट, क्यों निकल रहा है भाई, हम कह तो रहे हैं नेगेटिव फीडबैक है। कह रहा भाई मैं नहीं निकल रहा हूं, हम नहीं हूं, ये बहरूपिया है जो कर दे रहा है ऐसे काम। हाँ बेटे ये बहरूपिया है, बहरूपिया समझते हो, दिस इज नॉट अ बायोलॉजी टर्म, दिस इज अ हिंदी टर्म जो किसी और का भेष धर के आ रहा है। तो कॉन्टिन्यूसली T3 T4 की प्रोडक्शन होती है, इसलिए आपका हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। समझ रहे हो बेटे? किस किस को ये बात समझ में आई है ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है? मिक्सोडीमा और क्रिएटिनिज्म की वजह से भी गोइटर हो सकता है बेटा। गोइटर स्पेसिफिकली आयोडीन की कमी से, देखो तीनों ही हाइपोथायराइडिज्म है। साक्षी बात को समझो बेटा। मैम एक बच्चे का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैम व्हाई आर यू टीचिंग आउट ऑफ एनसीईआरटी स्टफ? तो अगर मैं तुम्हें ऐसे बोल दूं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसमें आंखें बाहर निकल आती हैं, क्या तुम्हें याद रह जाएगा? आपसे पूछ रही हूं मैं। अगर मैं तुम्हें सिर्फ वो बोल दूं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो क्या तुम्हें कभी याद रहेगा? क्या तुम्हारा कभी कॉन्सेप्ट बनेगा? ये ऐसे ऐसे होता है, क्या तुम्हें कभी लर्न होगा? 100% लिखवा लो, नहीं लर्न होगा। एनसीईआरटी समझने का मतलब ये नहीं होता
कि सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन है, तो मैं एनसीईआरटी रीड करा दूंगी और उसको हिंदी में वार्ता करा दूंगी उसकी कि हिंदी में ये मीनिंग है। टीचर का काम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, टीचर का काम है कि समझाना ऐसा क्यों है ताकि बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तो वो याद रहेगा। आएगा पेपर एनसीईआरटी में से, ये कभी नहीं पूछेगा कि ये बहरूपिया एंटीबॉडी बन जाता है या ये आंखों की मसल को अटैक करता है, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा वो। लेकिन ये पूछेगा कि एक्सोप्थैल्मिया किस कंडीशन में होता है, ग्रेव्स डिजीज में होता है, वो एक्सोप्थैल्मिया ही नहीं याद रहेगा हमें, ठीक है। या हाइपरथायरॉइडिज्म का केस बताओ, ठीक है, ग्रेव्स डिजीज में। मतलब ये बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है। हाँ। दूसरी बात ऋषिका पूछ रही है कि मैम गोइटर और कुछ क्रेटिनिज्म कुछ कुछ पूछ रही थी। बेटा तीनों हाइपरथायरॉइडिज्म हाइपोथायरॉइडिज्म के केस है तीनों, गोइटर भी, क्रेटिनिज्म भी और मिक्सोडीमा भी, तीनों हाइपोथायरॉइडिज्म के केस हैं। हम रीजन नहीं बात करते क्यों है हाइपोथायरॉइडिज्म, रीजन हम सिर्फ बात करते हैं गोइटर में, रीजन हम बात करते हैं सिर्फ गोइटर में। गोइटर में हाइपोथायरॉइडिज्म का केस बताया जाता है, क्यों है, क्योंकि आयोडीन की कमी है। मिक्सोडीमा में और क्रेटिनिज्म में ये नहीं बताया गया कि आपको हाइपोथायरॉइडिज्म क्यों हुआ है, सिर्फ ये बताया गया कि सिम्टम क्या आए हैं। क्रेटिनिज्म में बच्चे में सिम्टम आ गए क्योंकि प्रेग्नेंट औरत में हाइपोथायरॉइडिज्म था। मिक्सोडीमा में औरत में ही सिम्टम आए क्योंकि उसके पेट में बच्चा नहीं पल रहा ना, उसके बस मेंस्ट्रुअल साइकिल खराब हो जा रहे हैं और उसके फीट स्वेल्व कर जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हमने रीजन के बारे में बात नहीं की, तेरे को हाइपोथायरॉइडिज्म क्यों हुआ भैया, किसी भी रीजन से हो सकता है हाइपोथायरॉइडिज्म। तो गोइटर में हमने स्पेसिफिकली रीजन की बात करी है कि आयोडीन की कमी होती है, और सिम्टम की भी बात करी कि ग्लैंड से सूज के बाहर आ जाता है, थायराइड ग्लैंड, समझ के, वहां पे रीजन और सिम्टम दोनों की बात हुई है। इसमें हमने रीजन और सिम्टम दोनों की बात करी है। ग्रेव्स डिजीज में रीजन क्या है, ऑटो इम्यून है, एंटीबॉडीज ने अटैक मारना शुरू कर दिया अपने सेल्स पे। सिम्टम क्या है, आंखें बाहर आ गई और बहुत ज्यादा T3 T4 बढ़ गया बॉडी में। समझ में आया? हम्म। यहाँ पे हमारा थायराइड हार्मोन का चैप्टर खत्म होता है, बात खत्म होती है। थोड़ा एनसीईआरटी देख लें, थोड़ा एनसीईआरटी का तड़का भी लग जाता है बेटे, तो लाइफ हसीन हो जाती है। कहाँ तक पढ़ लिए थे तुम, कहाँ तक पढ़ लिए थे मेरे बच्चों? ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था हमने, क्रेटिनिज्म क्रोटिनिज्म पढ़ लिया था, है ना। यहाँ से पढ़ना था हमें, है ना। ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स। हाँ भट्ट सही कह रहा था तू बेटे, कैंसर भी दिया हुआ है, कैंसर में भी नोड्यूल्स ही बनते हैं, कैंसर में भी ट्यूमर ही बनता है। तो किसी भी ग्लैंड पे किसी भी प्रकार का ट्यूमर बनेगा या नोड्यूल बनेगा तो वहाँ से चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमेशा हाइपर की तरफ जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर बनेगा, हाइपर प्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स। थायराइड में बनेगा हाइपर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। पिट्यूटरी में ट्यूमर बनेगा, हाइपर प्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। जब भी ट्यूमर बनेगा, जब भी नोड्यूल बनेगा, हाइपर की तरफ जाएगा प्रोडक्शन, याद रखना है। Of the thyroid glands, the rate of synthesis and secretion of thyroid hormones is increased to abnormal high levels, leading to a condition called hyperthyroidism, which adversely affects the body physiology. कोई सिम्टम नहीं दिया हुआ कि हाइपरथायरॉइडिज्म में क्या क्या होता है ना। वो तो मैंने हम लोगों ने लिख लिया था कि अच्छा वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। एक्सोप्थाल्मिक गोइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तभी इसको एक्सोप्थाल्मिक गोइटर कहते हैं, क्योंकि इसमें भी गोइटर की तरह ही इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है। प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स, आईबॉल तेरा बाहर निकल आता है। बेजल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा भैया, जो भी थायराइड हार्मोन करता है वो तो बढ़ ही जाएगा, बीएमआर बढ़ जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, एंड ऑल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज है ये। तो अभी तक मैंने कौन कौन सी डिजीज पढ़ ली है? ग्रेव्स डिजीज पढ़ ली मैंने, ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड 3 डिजीज पढ़ ली। जाइगेंटिज्म जिसमें बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है बंदा, ड्वार्फिज्म जिसमें बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है बंदा, और एक्रोमेगली जिसमें टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है बंदा, ठीक है। 4 डिजीज होगी मेरी टोटल। मैम बीआर में क्या होता है? रितीश बेटा कहाँ से सो के जागे हो अभी? पिछले 1 घंटे से यही पढ़ा रही हूँ कि बीएमआर क्या होता है। ऋषिका अभी मंडे से शुरू करेंगे।
मेंडेलियन जेनेटिक्स मंडे शुरू करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 7 बजे सुबह मॉर्निंग। ना 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 ना, 3 उधर हो गई और अरे सॉरी थायराइड की भी तो है, 1 2 3 4, 4 थायराइड की डिजीज है, 3 ग्रोथ हार्मोन की डिजीज, 7 डिजीज पढ़ चुके हैं हम लोग। डायबिटीज, इंसिपिडिस डायबिटीज, मेलाइटिस भी तो पढ़ चुके हैं, 9 डिजीज पढ़ चुके हैं हम लोग। हाँ गॉइटर मत बोल प्रणव, देख ऐसे मत बोल कि गॉइटर मैम बेसिकली हाइपर और हाइपो दोनों केस में होता है, ऐसे मत बोल। तू बोल गॉइटर हाइपो के केस में होता है और एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर हाइपर के केस में होता है, ऐसे बोल, सेपरेट रख। यार एक तो ये इतने नालायक बच्चे हैं, एक बच्चा मुझे पढ़ते पढ़ते कह रहा है मैम 2025 के लिए क्रैश कोर्स निकाल दे। भाई अभी तो डिटेल्ड कोर्स भी 1/3 हुआ है, तेरे को क्रैश कोर्स के सपने आ रहे हैं? तू डिटेल्ड कोर्स में नहीं पढ़ना चाहता? तू ऐसा कर बेटे, अभी से मेरे पास सारे पैसे जमा करा दे, तू अगले कुछ सालों का कोर्स खरीद ले, पढ़ ले चुपचाप। जो बच्चा डिटेल्ड कोर्स लेके डिटेल्ड में नहीं सीरियसली पढ़ेगा वो क्रैश कोर्स में समझ में आ जाएगा उसको? नलैक। कुछ भी चल रहा है। बोलेगा मैम अपने लिए नहीं पूछ रहा था, दोस्त के लिए पूछ रहा था, वो तो मेरा दोस्त पूछ रहा था कि मैम कब से क्रैश कोर्स निकालेंगे। अगर दोस्त के लिए पूछ रहा है तो नवंबर दिसंबर में निकलेगा क्रैश कोर्स, दिसंबर या जनवरी में। चलो अब हमारा नेक्स्ट ग्लैंड आ गया है पैराथायरॉयड ग्लैंड बेटे। ये बहुत ही छोटा ग्लैंड है, मतलब ये ग्लैंड्स हैं, 4 ग्लैंड्स हैं, लेकिन वैसे समझने में बहुत आसान है। ये मेरा थायराइड है, तितली बनूं, उड़ती चलूं। अब इसको थोड़ा बैक साइड कर लेंगे, थायराइड को थोड़ा घुमा लेंगे, ये थोड़ा सा बैक साइड से ऐसा ऐसा होएगा। ये तितली आगे से पीछे से ऐसे मुड़ी हुई है, तितली ऐसे पीछे से मुड़ी हुई है, टर्न हुई हुई है तितली, ठीक है। इस पे 4 गोलियां लगी हुई हैं ऐसे, बहुत छोटी होती हैं, मटर के दाने से भी छोटी होती हैं, 40 mg की गोलियां होती हैं छोटी छोटी, ऐसे 4 पैरा थायराइड ग्लैंड्स लगे होते हैं, 4 पैरा थायराइड ग्लैंड्स लगे होते हैं तेरे पास। अरे सी सेल इसके साथ पढ़ेंगे आयुष, रुक जा बेटे। सी सेल इसके साथ ही तो पढ़ेंगे। एक्चुअली देखो ना, सी सेल और पैराथायराइड ग्लैंड्स की दुश्मनी है। यहां से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम पैराथॉर्मोन बोलते हैं, पैराथॉर्मोन जिसको पीटीएच भी बोलते हैं। अब पीटीएच, पीटीएच मतलब पैराथॉर्मोन एंड टीसीटी, टीसीटी क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, आर एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक एक टर्म है और ये नीट में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द हार्मोनिक हार्मोन पेयर इज एंटागोनिस्टिक, पीवाईक्यू है ये। एंटागोनिस्टिक होता है जिनका 36 का आंकड़ा होता है, जो एक एक काम करता है तो दूसरा उससे बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है, ठीक है, ऑपोजिट इन एक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ मैम, किसका किसका क्लास मंडे से मॉर्निंग से होगा? जिन बच्चों ने +2 का बैच लिया है आशुतोष, और जिन्होंने रीस्टार्ट बैच लिया है ड्रॉपर्स का, +2 वाले बच्चों का और रीस्टार्ट बैच का मंडे से क्लास लगेगी जेनेटिक्स की, सुबह मॉर्निंग ऐप पे। वो यूट्यूब पे नहीं होगी, यूट्यूब पे नहीं होगी, यूट्यूब पे वाला चैप्टर है अभी। रे हमदम बच्चे कह रहे हैं मैम ये तो सन ग्लासेस लग रहे हैं किसी के, बना लो बेटे सन ग्लासेस। चांद सिन के पाँव हंसनियो रे जानिया रे, धूम धूम तनाना ओ, गलियों से आएगा।
आगे चलो, किसी को लग रहे थे यार सनग्लासेस। सुनो, अब जो बच्चों ने मेरी क्लास लगाई है, दिल मत तोड़ना मेरा, आराम से बताओ कि थायराइड हार्मोन जो होते हैं T3 T4 जो कि थायराइड फॉलिकल से रिलीज होते हैं, उनके रिलीज को कौन रेगुलेट करता है? उनके, हाँ TCT मतलब थायरोकैल्सिटोनिन, मान से जो T3 T4 है उनके रिलीज को कौन रेगुलेट करता है? कौन डिसाइड करता है कि कितना T3 T4 रिलीज होगा? बोलो। जो T3 T4 है कितना निकलेगा बॉडी से, कौन? वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड। एक बच्चा लिख रहा है आयोडीन। आयोडीन नहीं, मैं हार्मोन की बात पूछ रही हूँ। कौन कौन सा बॉडी का हार्मोन, कोई ग्लैंड का नाम ले दो। पिट्यूटरी डिसाइड करता है बेसिकली, पिट्यूटरी डिसाइड करता है। हाँ, आयोडीन और टायरोसिन का लेवल डिसाइड करता है मेरे बच्चों, मान गई मैं। अगर मैं हार्मोन के लेवल उससे बात करूँ तो बेसिकली पिट्यूटरी डिसाइड करता है। पिट्यूटरी TSH रिलीज करता है जिससे कि T3 T4 का लेवल डिसाइड होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी डिसाइड करता है, बहुत बढ़िया। लेकिन थायराइड ग्लैंड का TCT जो होता है, थायरोकैल्सिटोनिन है, इसको TSH नहीं अफेक्ट करता, इसको TSH नहीं अफेक्ट करता। C सेल्स को TSH नहीं अफेक्ट करता। C सेल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय TSH। ये एक बार नोट करो, मैं देखती हूँ भैया बहुत कॉल आ रहे हैं, एक बार ले लिया जाए, है ना, जरूरत भी जरूरी हो सकता है घर से। रुको, नोट करो इसको एक बार। डन, चलो मेरी बात सुनो। सी सेल्स TSH से नहीं रेगुलेट होते। सी सेल्स का जो TCT है थायरोकैल्सिटोनिन है, और ये जो पैराथायराइड ग्लैंड का PTH है, ये रेगुलेट होते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल से। दे आर रेगुलेटेड बाय ब्लड कैल्शियम लेवल। अब कैसे, वो मैं बताती हूँ। तो सी सेल्स जो इसको रिलीज करते हैं, सी सेल्स जो इसको रिलीज करते हैं, TCT को रिलीज करते हैं, दे आर रेगुलेटेड बाय ब्लड कैल्शियम लेवल। एंड PTH पैराथॉर्मोन, ये जो पैराथायराइड ग्लैंड्स है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल से वो होते हैं, रेगुलेट होते हैं। ठीक है, अब सुनो कैसे। कैसे, मान लो किसी बंदे की बॉडी में कैल्शियम कम हो गया है, सपोज लो ब्लड कैल्शियम है किसी बंदे को। क्या वो इंसान तुम तो नहीं हो बेटे? चेक करा लेना अपना ब्लड कैल्शियम लेवल। किसी इंसान की बॉडी में ब्लड कैल्शियम लो हो गया है तो एकदम से आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा। पैराथायरॉयड ग्लैंड एकदम से PTH रिलीज करेगा। PTH कहेगा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा माँ, मैं इस कंडीशन को ठीक करके रहूंगा। वो जाएगा बोन्स के पास। तुम सोच सकते हो बोन्स के पास क्यों जाएगा? क्योंकि बोन्स आर द सोर्स ऑफ कैल्शियम, सोर्स ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी। ये कह रहा है ब्लड में कैल्शियम कम हो गया माँ, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। दिस इज ब्लड वेसल, बेसिकली ब्लड वेसल। तो PTH जाएगा इसके ऊपर, और यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स पड़े होते हैं बेटा, जो बोन को तोड़ने वाले सेल्स हैं। देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक सेल्स जो बोन को ब्रेक करते हैं, बोन को डिसॉल्व करते हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं। अब तुम कहोगे मैम ये क्यों बता रही हो, ये भी NCERT में नहीं है। कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा नहीं तो। उसको जाके एक्टिवेट कर देते हैं, उनके दिमाग में खुरापात भर देते हैं कि इस बोन को डिसॉल्व कर दो, जरूरत नहीं है। तो ये काम में लग जाते हैं, आई बोन को काटने लग जाते हैं। ठीक है, बोन को काटने लग जाते हैं, यहाँ से कैल्शियम निकाल के ब्लड में डाल देते हैं। पैराथॉर्मोन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बोन वीक हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको सिर्फ ब्लड कैल्शियम ज़्यादा चाहिए।
हालांकि पैराथॉर्मोन की अपनी मर्जी नहीं है कि जो मर्जी करता रहेगा कि हमारी तो ऐसे तो बोन्स ही खराब हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। इसको चैलेंज करने के लिए है, थायरोकैल्सिटोनिन है, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी उसके बारे में बात करेंगे। ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, लेकिन ये यहीं पे नहीं रुकता, ये कहता है मैं ऐसे नहीं मानूंगा, ये बहुत सारी चीजें करता है। ये जाता है किडनी के नेफ्रॉन्स पे। अब आपको पता है कि नेफ्रॉन्स में यहां से ब्लड से वाटर आता है, साथ में थोड़ा कैल्शियम भी आ जाता है, कैल्शियम भी आ जाता है, ठीक है। अब ये कैल्शियम, थोड़ा सा कैल्शियम हमारे यूरिन में चला जाता है, ऐसे यहां से यूरिन में कैल्शियम चला जाता है, लेकिन पीटीएच कहता है ये नहीं होने दूंगा। पीटीएच जाके एक्ट करता है हमारे पीसीटी पे, ठीक है। और यहां से जितना कैल्शियम है वो सारा का सारा ब्लड में वापस रीएब्जॉर्ब करा लेता है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है, समझ में आया। थोड़ा बहुत जो कैल्शियम, वैसे ज़्यादा कैल्शियम यूरिन में जाता नहीं है क्योंकि कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, लेकिन जो थोड़ा बहुत यूरिन में कैल्शियम जाता है उसको भी रोक देता है। पीटीएच जाके पीसीटी पे एक्ट करता है और कहता है सारा कैल्शियम चूस लो वापस ब्लड में, वापस सारा कैल्शियम, जो थोड़ा बहुत कैल्शियम यहाँ पे आया होता है ब्लड से नीचे फिल्ट्रेट के साथ, वो यूरिन में ना जाके वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तीसरी बात ये कहता है मैं यहाँ भी नहीं रुकूंगा, ठीक है। ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ा दिया, यहाँ पे ब्लड कैल्शियम लेवल यहाँ से फिर से इंक्रीज कर दिया। सो दिस इज द सेकंड वे इन विच इट इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम। ये पहला तरीका था जिसमें इसने कैल्शियम का ब्लड कैल्शियम बढ़ाया था। दूसरा तरीका ये कहता है मैं रुकूंगा नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं रुकूंगा? ये जाके मैं सोच रही हूँ तुम लोगों को डिटेल्ड वर्जन बताऊं कि थोड़ा कम डिटेल में बताऊं। थर्ड वाला ऑप्शन कम डिटेल में बताती हूँ, ज़्यादा डिटेल में बताऊँ? चलो ज़्यादा डिटेल में बताती हूँ, थोड़ा सा कम डिटेल में तुम खुद याद रख लेना। ये फिर से किडनीज के पास जाता है, किडनी को इंकरेज करता है। ये कहती है क्या हो गया भाई, क्या हो गया? कहता है मेरा काम करो नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। किडनी के पास जाता है, किडनी से विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म बनवाता है। यहां से एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बनवाता है। वैसे तो विटामिन डी धूप से मिलता है, वैसे तो विटामिन डी धूप से मिलता है ना, लेकिन विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म किडनी बनाती है। तो जाके किडनी को कहता है चल विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म बता। ये विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म तुम्हारे इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, और यहां से जो फूड में कैल्शियम आता है उसका एब्जॉर्प्शन इजी कर देता है ब्लड में। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। आप इसको डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हो कि पीटीएच बेसिकली इंक्रीजेस एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। आप सीधा याद कर लो, आप ये किडनी और विटामिन डी वाला बात मत याद करो, कोई बात नहीं, आप सीधा याद करो पीटीएच 3 तरीकों से कहता है आग लगा दूंगा, ठीक है, आग लगा दूंगा यहाँ पे, यहाँ मेरा ही नाच नचेगा, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। पीटीएच ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है कि छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कैसे कैल्शियम कम हो गया, ऐसे कैसे कैल्शियम हो गया, मार दूंगा, ऐसे लगा हुआ है, मतलब पागल हो रखा, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, ऐसे हो रखा है। 3 चीजें कर रहा है। क्या कर रहा है? पहला, बोन डिसॉल्व करा दे रहा है, जा जाके ऑस्टियोक्लास्ट के दिमाग में चुगली कर रहा है, कह रहा तोड़ दो बोन तोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है बोन्स की, सब कैल्शियम निकाल के ब्लड में डाल दे रहा है। फिर जाके नेफ्रॉन से कह रहा है एक तिनका कैल्शियम नहीं जाने दूंगा सूसू में, सब चूस लूंगा, सब कैल्शियम निकाल के वापस ब्लड में डाल दे रहा है। और यहाँ पे किडनी को बुली कर रहा है कि चल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बना। विटामिन डी जाके बेसिकली गट से कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन, फूड से बेसिकली कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन को ईजी कर देता है, ताकि आपका फूड जो आप कैल्शियम खाते हो वो बिना विटामिन डी के एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं धूप में जाओ, विटामिन डी लो, बॉडी में कैल्शियम अच्छा बनेगा, बोन्स में कैल्शियम अच्छा होगा, क्योंकि ब्लड ही देखो कैल्शियम ना मूव करता रहता है ब्लड और बोन्स के बीच में। बोन्स का कैल्शियम ब्लड में जाता रहता है और ब्लड का कैल्शियम बोन्स में जाता रहता है। तो अगर फूड से कैल्शियम ब्लड में आएगा तभी तो फिर बोन्स में जाएगा भी वापस। इसलिए तो हम बोलते रहते हैं धूप में जाओ, हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियां कैसे मजबूत होती है? क्योंकि विटामिन डी आपको धूप से मिलता है ना। फिर हालांकि इसको एक्टिव कन्वर्जन तो उसका किडनी में होता है, लेकिन धूप से विटामिन डी की प्रोडक्शन बेसिकली बॉडी प्रोड्यूस कर पाती है। धूप से तो क्या मिलता है? बेसिकली आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर पाती है विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ईजी हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी, ठीक है। तो वो बेसिकली कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तुम लोगों को पीटीएच की तरह बनना है बेटे, नीट एग्जाम में ऐसे पागल हो जाना है, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा।
ये नहीं मैम आपने कहा था पागल हो जाने के लिए ऐसे दूसरे बच्चों की छुप छुप के जाके कॉपियां चुरा ले रहे हो, ऐसे काम नहीं करने पीटीएच की तरह। नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, कॉपियां जला दूंगा, ठीक है, बच्चों के टायर पंक्चर कर दूंगा साइकिल, ताकि वो ट्यूशन ना जा पाए, ये नहीं करने। हड्डियां नहीं कमजोर करी मोबिनस ने, देखो हड्डियां कमजोर करने का वो नहीं आता, लेवल नहीं आता, थोड़ा बहुत कैल्शियम निकालता है। जैसे ही ब्लड का कैल्शियम नॉर्मल होता है, जैसे ही ब्लड का कैल्शियम नॉर्मल होता है, टीसीटी काम करने लग जाता है। जैसे ही ब्लड कैल्शियम नॉर्मल हुआ, ठीक है, या मान लो ब्लड कैल्शियम मान लो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा मतलब मान लो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, उसी टाइम टीसीटी एक्टिव हो जाता है, थायरोकैल्सिटोनिन जाता है, बोन्स के ऊपर जाता है। कह रहा मेरी बात सुनो, ठीक है, यहाँ पे वो पागल सेल्स हैं, ऑस्टियोक्लास्ट है जो बोन को तोड़ते हैं। कह रहा चुप हो जाओ, बकवास नहीं चाहिए, ठीक है। इट बेसिकली सप्रेसेस एक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। ये चाकू लेके पहुंच जाता है उनकी गर्दन पे कि ऐसा है पीटीएच पागल है तो मैं उससे ज़्यादा पागल हूँ, गर्दन गुर्दन सब काट दूंगा, बकवास नहीं करना, चुप रहो। इनका एक्शन सप्रेस कर देता है और फिर ब्लड में कैल्शियम जाना कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो फिर ब्लड कैल्शियम थोड़ा रेगुलेट हो जाता है। समझ में आ गया? तो बेसिकली टीसीटी और पीटीएच एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और ब्लड में कितना कैल्शियम है उसके हिसाब से रिलीज होते हैं। अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो गया तो पीटीएच रिलीज हो जाता है ब्लड कैल्शियम बढ़ाने के लिए, अगर ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो गया तो टीसीटी रिलीज हो जाता है ब्लड कैल्शियम कम करने के लिए। लेकिन ऐसा बॉडी में कोई नाच नहीं चल रहा कैल्शियम का कि ये लो बढ़िया ये लो घट गया, ओहो ओलंपिक्स थोड़े में चल रहा है। हमेशा कैल्शियम का लेवल एक डिफाइंड लेवल के बीच में ही रहता है, ऐसे ऐसे थोड़ा 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 होता है। ये नहीं बॉडी में लो जी ओहो कैल्शियम बढ़ गया, ओहो ये देखो बोन्स टूट गई, बंदा ही गिर गया, बोन्स सारी कच्ची हो गई इसकी, तो ऐसे नहीं चल रहा है, सब बैलेंस में रहता है बॉडी में। ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ऋषिका बोन फॉर्मिंग सेल्स जो बोन को बनाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं बोन डिसॉल्विंग सेल्स। ऐसा नहीं है कि टीसीटी स्ट्रॉन्गर देन पीटीएच है, नवनीत दोनों बैलेंस में काम कर रहे हैं। मान लो यहीं पे अगर ब्लड कैल्शियम गिर जाए, यहीं पे ये इसने ऑस्टियोक्लास्ट का एक्शन सप्रेस कर दिया, लेकिन ब्लड कैल्शियम कम है तो पीटीएच फिर से आके टीसीटी को चुप करा देगा और टीसीटी खुद ही बनना बंद हो जाएगा। ब्लड कैल्शियम अगर कम है तो टीसीटी रिलीज ही नहीं होएगा, तो दोनों एक साथ कभी काम नहीं करते। तो हम ये नहीं कह सकते पीटीएच स्ट्रॉन्ग है टीसीटी स्ट्रॉन्ग है, दोनों अपने अपने समय पर रिलीज होते हैं, जिसकी जब जरूरत है तब रिलीज हो रहा है। बहुत बढ़िया नंदिनी बेटे, इसी से पता चलता है तुम मेडिकल स्टूडेंट। नंदिनी कह रही आज मेरा कैल्शियम आयरन B12 विटामिन डी प्रोटीन सब लो आया। मेरे को लग रहा है मेरा भी थायराइड हार्मोन कम हो रखा है, हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है मुझे लग रहा है बेटे, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है बंदे को ठंड लगने लगती है, तो मुझे बहुत ठंड लगती है यार, स्किन ड्राई होने लगती है, मेरी स्किन ड्राई हो रही है। अब क्यों ना, जब इतना पढ़ ही लिए हो तो पांचवा फंक्शन है ये, तो मुझे बताओ क्या ये थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है? क्या ये मैं बोलूं ऐसे लिख दूं ऐसे, फिफ्थ फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, फिफ्थ फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड इज टू रेगुलेट ब्लड कैल्शियम, क्या लिख सकती हूँ मैं ये? भाई लिख सकती हूँ क्योंकि टीसीटी थायराइड ग्लैंड से ही तो रिलीज हो रहा है, टीसीटी थायराइड हार्मोन नहीं बोलते उसको, ठीक है, लेकिन इट इज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है ब्लड कैल्शियम रेगुलेट करना, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से टीसीटी रिलीज हो रहा है जो कि ब्लड कैल्शियम कम करता है। हाँ साक्षी, साक्षी कह रही मैम आपके कोलगेट में नमक नहीं है, मुझे भी यही लग रहा है मेरे कोलगेट में नमक नहीं है, मुझे धोखा दिया जा रहा है साक्षी। प्लीज सेंड मी अ गुड ट्यूब ऑफ कोलगेट विद प्रॉपर अमाउंट ऑफ NaCl एंड आयोडीन। मेरा हाइपोथायराइडिज्म ठीक कर दो भाई। ठीक करना पड़ेगा मुझे हाइपोथायराइडिज्म अपना, पहले तो टेस्ट कराना पड़ेगा। पैराथायराइड का भी फंक्शन है सुमित, ये रेगुलेट ब्लड कैल्शियम,
पैराथायराइड का भी सेम फंक्शन है, रेगुलेट ब्लड कैल्शियम, बस पैराथायराइड का फंक्शन है ब्लड कैल्शियम को बढ़ाना ब्लड का, और टीसीटी का फंक्शन है ब्लड कैल्शियम को कम करना। रेगुलेट तो दोनों ही कर रहे हैं, रेगुलेशन तो अप भी हो सकती है डाउन भी हो सकती है। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए। ये देख रहे हो, ये लड़के देख रहे हो चिपके हुए, ये देख रहे हो, इनको पहचान लेना है, पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं तुम्हारे। ये देखो, थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट्स अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन विच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल्स। ठीक है, ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया, बहुत बढ़िया। पीटीएच पे आ जाओ। In humans, 4 parathyroid glands are present on the back side of thyroid gland, one pair each in 2 lobes. खुद पढ़ो यार, ये कुछ नहीं है, पढ़ लो, मैं पढ़ाऊँ। चलो कर ही लो एनसी, तुम खुद पढ़ो, मैं बैठती हूँ साइड में, खुद पढ़ो, पढ़ो। मैं रेस्ट कर रही हूँ बच्चों, पढ़ लो प्लीज। पढ़ ले, मैं वेट कर रही हूँ, पढ़ ले। पेप्टाइड बोले का मतलब प्रोटीनेशियस, हाँ हाँ प्रणव, पेप्टाइड हार्मोन का मतलब प्रोटीन है बेसिकली। ये एक ही कैटेगरी में आते हैं, प्रोटीन्स पेप्टाइड्स। पेप्टाइड मतलब स्मॉलर ब्रांचेस, स्मॉलर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। मैम अगर ब्लड कैल्शियम से बोन ही बनना है तो पीसीटी बोन, अरे ब्लड देखो, ब्लड में भी कैल्शियम जरूरी है, बोन में भी कैल्शियम जरूरी है, ठीक है सानिया, लेकिन यहाँ हम ब्लड कैल्शियम की बात करते हैं। देखो ब्लड में एक सर्टेन लेवल ऑफ कैल्शियम जरूरी है, नहीं तो बीमार हो जाते हैं, बीमारियां होती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो बोन में भी कैल्शियम जरूरी है, अगर बोन में कैल्शियम नहीं होगा तो बोन वीक हो जाएगी, तो बैलेंस बना रहता है बेटा। चलो मैं ही पढ़ा देती हूँ। पैराथायरॉयड ग्लैंड secrete a peptide hormone called parathyroid hormone PTH. The secretion of PTH is regulated by circulating levels of calcium ion. सर्कुलेटिंग लेवल का मतलब है ब्लड में कैल्शियम आयंस बेसिकली, क्योंकि सर्कुलेट तो ब्लड ही होता है ना। PTH increases calcium in the blood. PTH acts on bones and stimulates the process of bone dissolution या reabsorption या demineralization, ये 3 टर्म्स हैं। PTH also stimulates reabsorption of calcium by renal tubule, मतलब नेफ्रॉन की बात हो रही है, and increases calcium absorption from the digested food. Digested food से भी कैल्शियम बढ़ा देता है। Thus clear that PTH is a hypercalcemic hormone, that is it increases the blood calcium level along with TCT. Along with TCT, अच्छा ब्लड कैल्शियम लेवल, ये तो बात खत्म हो गई कि ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ा देता है। Along with TCT, TCT के साथ मिलके it plays a significant role in calcium balance in the body, मतलब TCT के साथ मिलके कैल्शियम बैलेंस को बना लेता है। बट मैम फिल्ट्रेट से, अरे प्रणव बेसिकली देख, पीटीएच का काम सिर्फ ब्लड कैल्शियम बढ़ाना है, उसको ये नहीं सोचना कि कैसे बढ़ाना है ब्लड कैल्शियम, ठीक है। वो बोन को तोड़ के भी ब्लड में कैल्शियम डालेगा, वो नेफ्रॉन से भी कैल्शियम ले लेगा, फूड से भी कैल्शियम ले लेगा। अब कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा हो गया, अब मान लो अब वो अगर एक्स्ट्रा हो गया ब्लड में कैल्शियम, तब टीसीटी ऑस्टियोक्लास्ट को चुप करा देगा और एक्सेस कैल्शियम बोन्स में वापस जा सकता है, फिर बोन के अंदर कैल्शियम जा सकता है। ब्लड का कैल्शियम खराब नहीं होना चाहिए, बोन के कैल्शियम से पीटीएच को कोई चिंता नहीं है, ठीक है। ब्लड का कैल्शियम कम नहीं होना चाहिए, अगर ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है तो निकाल लो, बोन को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड में कैल्शियम नॉर्मल रहना चाहिए, मान लो ब्लड को 10 चाहिए कैल्शियम, तुम्हारे पास 20 है तो दे दो 10, बोन को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्लड का कैल्शियम 10 होना चाहिए, अगर 10 से कम होगा तो पीटीएच रिलीज हो जाएगा, 10 से ज्यादा होगा तो टीसीटी रिलीज हो जाएगा। कैसा लगा आज का लेक्चर बेटा? अपने रिव्यूज जरूर देना।
अगर कुछ ना समझ में आया तो बताना। ये मैं यूट्यूब वालों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि तुम लोग तो कहाँ ही रिव्यूज़ दोगे तुम लोग तो डाउट सेशन में रिव्यू दे पाओगे बस। बताओ, यूट्यूब की क्लास ही नहीं देख पा रही मैं। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी। हाँ, बताओ, समझ में आया कुछ? एक तो ये पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। कैसा चल रहा है? सब समझ में आया तुम लोगों को? भाई आज बच्चों को, आज काफी बच्चों को बैच दिया हमने मोनार्क सक्सेना। आज यही चीज चल रही थी, बच्चों को कॉलिंग चल रही थी, देखो कुछ बच्चों ने फोन नहीं उठाया, तब उनको नहीं बैच मिल पा रहा है। ठीक है, नहीं तो 580 जिनका भी कंफर्म हो रहा है 580 या उससे ऊपर, उसको हम फ्री में बैच दे रहे हैं, रीस्टार्ट बैच। आज काफी बच्चों को बैच दिया है। तो फोन फोन तुम्हें आया होगा तो फोन बेटा उठा लेना। ठीक है। हाँ मैम, मेरे नीट 2000 में 648 आए हैं, तो बेटा 648 में तेरे को कुछ मिलेगा नहीं क्या? ट्राई कर, अभी तो काउंसलिंग कर। ठीक है, और घर वाले पैसे नहीं दे रहे, तू मेरे बैच में आ जा, कोई बात नहीं। युवान भारद्वाज, तेरे को फ्री में बैच दूंगी बेटा। फ्री में तू बायो पढ़, तेरे को फ्री में केमिस्ट्री पढ़, फिर फ्री में फिजिक्स पढ़, कोई दिक्कत नहीं, आ जा मेरे पास, आ जा बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है। टेलीग्राम पे मेरे एक लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम में मेरा ऋतु रतिवाल बायलजी, उसमें मैंने एक लिंक दिया हुआ है। वो लिंक पे वो फॉर्म सा भर दे, तुझे कॉल कर लेगी मेरी टीम, वो दे देगी बैच। ठीक है, चलो ठीक है। चलो बेटे, आई विल सी यू टुमारो, ना टुमारो नहीं, टुमारो तो संडे है, छुट्टी है मेरी और तुम्हारी सबकी छुट्टी है। मंडे को मिलते हैं 4 बजे, ठीक है। अपा पढ़ेंगे, थाइमस पढ़ेंगे, एड्रीनल ग्लैंड पढ़ेंगे, पैंक्रियाज पढ़ेंगे। बाय बाय, आई विल सी यू। बाय बाय।